मैं नितेश कुमार मिश्रा, गेस्ट फैकल्टी डीएवी पीजी कॉलेज सिवान, इतिहास विभाग। आज हम सोवियत संघ के विघटन पर चर्चा करेंगे। सोवियत रूस का विघटन विश्व इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। सोवियत रूस के विघटन के साथ उस दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का, जो 45 वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी, का अंत हो जाता है। वस्तुतः 1889 से 91 का वर्ष यूरोप में तीव्र परिवर्तन का काल था। इस काल में एक तरफ जहां पूर्वी यूरोप की समाजवादी सरकारों का पतन हो रहा था, वहीं स्वयं सोवियत संघ का भी अस्तित्व समाप्त हो रहा था। 1989 में जब फ्रांस की क्रांति की दूसरी शताब्दी मनाई जा रही थी, तब यूरोप में एक नई हलचल आरंभ हो गई। 1989 के मध्य में गोर्बाचेव के अंतर्गत प्रजातांत्रिक सुधारों पर आधारित सोवियत रूस की प्रथम संसद, कांग्रेस ऑफ पीपुल्स डिप्यूटीज की बैठक आरंभ हुई। आगे की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि यह बैठक कुछ हद तक मई 1789 में फ्रांस के आरंभ स्टेटस जनरल की बैठक से समानता रखती थी। वर्षों से एक दलीय व्यवस्था के अंतर्गत दबा हुआ समाज आंशिक प्रजातांत्रिककरण की इस पहली लहर को नहीं सह पाया। आगे घटनाओं की एक श्रृंखला ने जन्म लिया तथा फिर अंततोगत्वा 1991 तक सोवियत रूस का विघटन हो गया। विश्लेषण करने पर ऐसा ज्ञात होता है कि सोवियत रूस के विघटन के लिए एक से अधिक कारण उत्तरदायी थे, किंतु निश्चित ही इसका एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक मोर्चे पर सोवियत रूस का विफल होना है। समस्या की जड़ में सोवियत रूस की नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। आरंभ से ही सोवियत रूस ने विकास की एक नवीन राजनीति अपना ली थी। यह रणनीति थी श्रम, पूंजी, कच्चे माल एवं ऊर्जा की। यह रणनीति में निवेश में वृद्धि कर उत्पादन बढ़ाना था। 1960 के दशक तक सोवियत रूस के विकास में यह फॉर्मूला अत्यधिक कारगर सिद्ध हुआ, किंतु 70 के दशक में इस पद्धति के आंतरिक दोष स्पष्ट होने लगे थे, क्योंकि निवेश पर आधारित उत्पादन मूल्य तथा गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से पूंजीवादी उत्पाद की तुलना में पीछे पड़ गए थे। अब तक सोवियत रूस विश्व का एक शक्तिशाली औद्योगिक देश रहा था, किंतु अब अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार इसका विकास दर अत्यधिक धीमा हो गया था। 1960 के दशक में सोवियत रूस की निर्यात की मदों में मुख्यतः मशीन, उपकरण, यातायात के साधन तथा धातु और धातु उपकरण शामिल थे, किंतु 1985 में सोवियत रूस से निर्यात किए जाने वाले मदों में 53% ऊर्जा तेल और गैस के रूप में शामिल थी। दूसरी तरफ इसकी आयातित वस्तुओं में 60% अंशदान मशीनरी, धातु, औद्योगिक उत्पाद आदि का था। वस्तुतः 1970 के दशक में होने वाले तेल संकट के पश्चात पेट्रोलियम की कीमत में भारी वृद्धि हुई। यह काले हीरे में तब्दील हो गया। अतः सोवियत रूस पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यातक के रूप में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने लगा। वस्तुतः 1929 से 30 की विश्व आर्थिक मंदी के काल में सोवियत रूस की सफलता का कारण रहा था। सोवियत अर्थव्यवस्था का विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पृथक होना, किंतु 1970 के दशक में सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी। अतः यह विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव से ग्रस्त हो चुकी थी। ऊर्जा निर्यात से प्राप्त आसान विदेशी मुद्रा के कारण सोवियत रूस का ध्यान तकनीकी नवीनीकरण की ओर नहीं गया। व्यवहार में सोवियत रूस अधिक विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ऊर्जा निर्यातक बन गया। दूसरी तरफ ब्रेजनेव काल में विदेशी मुद्रा का एक बड़ा भाग सुरक्षा व्यय के रूप में खर्च होने लगा। शीत युद्ध के कारण भी सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था पर अधिभार बढ़ता जा रहा था। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सैन्य क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए इसे अपने स्रोत का एक बड़ा भाग सैनिक व्यय के रूप में खर्च करना पड़ता था। दूसरे रूप में
तृतीय विश्व के देशों पर अपना प्रभाव स्पष्ट रूप से कायम करने के लिए उसे भी अपने अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े स्रोत का एक भाग निवेश, अनुदान और सैन्य सहायता के रूप में व्यय करना पड़ता था। इस प्रकार सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था पर सैनिक, कूटनीतिज्ञों, कारकों के द्वारा प्रेरित अधिभार बढ़ता जा रहा था। फिर अफगानिस्तान में सोवियत प्रवेश तथा द्वितीय शीत युद्ध ने कुछ नवीन प्रकार की चुनौती उत्पन्न कर दी। यही समय था जब सोवियत रूस में गोर्बाचेव का उद्भव हुआ। गोर्बाचेव ने तत्कालिक आर्थिक समस्या के समाधान के लिए पेरेस्ट्रोइका की नीति लाई, किंतु आगे की घटना यह सिद्ध कर दिया कि औषधि रोग से अधिक घातक सिद्ध हुई। सोवियत रूस के विघटन की व्याख्या में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारणों पर भी विचार किया जाना चाहिए। 1917 में सोवियत रूस में लेनिन के अंतर्गत सर्वहारा का तानाशाह स्थापित हुआ। इसके साथ ही मार्क्सवाद विचारधारा का प्रथम क्रियान्वयन हुआ तथा सफलतापूर्वक क्रांति के 2 चरण पूरे कर लिए गए। किंतु स्टालिन के काल में आकर सर्वहारा का तानाशाह एक व्यक्ति के शासक में बदल गया। स्टालिन ने 1925 से 1953 तक सोवियत रूस पर कठोर नियंत्रण बनाए रखा। स्टालिन के अंतर्गत सोवियत रूस ने विश्व क्रांति के आदर्श को छोड़ दिया तथा बदले में एक देश में साम्यवाद का लक्ष्य निर्धारित किया। परंतु राज का अत्यधिक कठोर नियंत्रण सोवियत व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण बन गया। एक दलीय शासन के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई, मतभेदों को कुचल दिया गया, विरोधियों को या तो मार डाला गया या फिर मनोचिकित्सा से संबंधित अस्पतालों में भेज दिया गया। आगे ख्रुश्चेव और ब्रेजनेव ने भी व्यवस्था में कुछ मूलभूत परिवर्तन नहीं लाए। यद्यपि ख्रुश्चेव व्यक्तिगत रूप से स्टालिन की नीति का कट्टर आलोचक था, परंतु उसने भी सोवियत रूस की जनता पर कठोर साम्यवादी नियंत्रण बनाए रखा। अतः व्यवहारिक रूप से सोवियत रूस की जनता ने यह महसूस किया कि साम्यवादी व्यवस्था में उन्हें मूलभूत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, जबकि पश्चिमी देशों की जनता को प्राप्त थी। आगे गोर्बाचेव ग्लासनोस्त की नीति ने रूसी लोगों की दबी हुई आकांक्षाओं को हवा दी। सोवियत रूस के विघटन का एक सशक्त कारण था उसका बहुराष्ट्र एवं बहुनस्ल पर आधारित चरित्र का होना। 1917 की साम्यवादी क्रांति के समय लेनिन ने व्यवहारिक बुद्धि का परिचय दिया था। उसने विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों की निजी पहचान स्वीकार कर ली थी। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों का आंदोलन साम्यवादी आंदोलन की मुख्य धारा में घुल मिल गया। फिर सोवियत रूस में के संविधान में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के गणतंत्र के संघ का प्रावधान रखा गया, अर्थात सोवियत संघ के विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की स्थिति स्वीकार कर ली गई। भिन्न नस्लों समूहों के स्वायत्तता देने के लिए 15 संघीय गणतंत्र तथा फिर उनके अंतर्गत अन्य स्वायत्त क्षेत्रों का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से विभाजक संरचना सोवियत रूस के संविधान में ही कायम थी, किंतु दलीय शासन तथा कठोर साम्यवादी संरचना के अंतर्गत राष्ट्रवादी तथा नस्लवादी विभाजन जैसे मुद्दे दब गए। परंतु आगे गोर्बाचेव के अंतर्गत राजनीतिक संरचना जब ढीली हुई तो एक बार फिर राष्ट्रवादी नस्लवादी विभाजन ने सिर उठाया। सोवियत गणराज्य में से अधिकांश पहले गौरवशाली स्वतंत्र राष्ट्र रह चुके थे। यही वजह है कि लेटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और यूक्रेन में कई दशकों से सशक्त भूमिगत स्वतंत्रता समर्थक आंदोलन चल रहे थे। जैसे जैसे ईस्ट ब्लॉक साम्यवादी शिकंजे से मुक्त होते चले गए, यूक्रेन और लातविया तथा दूसरे गणराज्यों के लोग सोवियत संघ से अलग होने के लिए मास्को पर दबाव डालने लगे। संयोगवश यह मांग सैद्धांतिक रूप से स्वीकार थी। इस प्रकार साम्यवादी व्यवस्था को ढीला पड़ते ही राष्ट्रवादी चेतना में व्यापक उफान देखा गया। इस चेतना को प्रोत्साहित करने में चुनावी राजनीति तथा गुटबंदियों की विशिष्ट भूमिका रही है। इस काल में सोवियत रूस में अनुदारवादी तथा उदारवादी गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इस संघर्ष में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उदारवादी सुधारकों ने गणतंत्रों में विभिन्न नस्लवादी राष्ट्रवादी समूह का समर्थन प्राप्त करना चाहा तथा इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी नस्लवादी विभाजन को और भी प्रोत्साहन मिला है। स्वयं रूसी गणतंत्र में भी बोरिस येल्त्सिन के अंतर्गत उदारवादी सुधारकों ने एक पृथक रूसी हित की बात की। सबसे बढ़कर बोरिस येल्त्सिन गोर्बाचेव
के समानांतर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तथा रूसी गणतंत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए सोवियत रूस के विघटन को स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार इस लेक्चर में हमने सोवियत संघ के विघटन के पीछे के कारण, खासकर आर्थिक कारण और विभिन्न शासकों की नीतियों को हमने देखा है। धन्यवाद।